हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक बार से फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा महाजनपद काल, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि पिछली वो वीडियो में हमने पढ़ा था पहले जैन धर्म को, जैन धर्म के बाद हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म को, ठीक है। बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध माने जाते हैं। और गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो उनसे संपूर्ण उनका इतिहास या जो भी जीके के प्रश्न वहां से बन सकते थे लगभग लगभग हमने जो है सभी को कवर किया, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है क्या बौद्ध धर्म के बाद महाजनपद काल की। और महाजनपद काल की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नंबर 2 पर मगध, ठीक है। तो मगध से जो है हमारा राजतंत्र शुरू हो जाता है। मगध से हमारा राजतंत्र शुरू हो जाता है। राजतंत्र की यदि हम बात करें तो राजाओं का शासन, और राजाओं के शासन को लेकर के हम मगध में पढ़ेंगे। जैसे बृहद्रथ वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, नहीं तो ये सारे शासक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका अजात शत्रु हो गया, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, काला अशोक हो गया, ठीक है, बिंबिसार वगैरह, बिंदुसार वगैरह, ये सारे हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, महाजनपद काल को थोड़ा सा समझ लें। क्या कुछ नहीं करना, आप अपना कॉपी पेन निकालो और थोड़ा सा मेरे बाद इसको समझ लो। उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और सबको अपने जो है नोट्स पर नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए देर के साथ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर हेडिंग है महाजनपद काल। महाजनपद काल की यदि हम बात करें तो महाजनपद काल कैसे बनता था। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा क्या, वैदिक काल में, वैदिक काल का मतलब जब हमारी वैदिक सभ्यता अस्तित्व में थी तो उस समय क्या होता था, सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार। सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार, और परिवार के बाद जो परिवार से आगे बनता था वह बनता था कुल। भाई पहले क्या पूछे तो किस परिवार का, किस कुल का है, यानी खानदान का है। उसके बाद कुल के बाद जो इकाई बनती थी उसको बनती थी ग्राम। जैसे आज हम बोलते हैं तुम किस ग्राम के हो, तो ये सबसे छोटी इकाई वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, परिवार। परिवार के बाद कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व का मुख्य देखो परिवार का मुखिया, कुल का कुलाधिपति, ग्राम का मुखिया जो होता है ग्राम ग्रामिक होता था, विश्व का विश्वपति और जन का जनपति, और फिर उसके बाद आता है जनपद, और जनपद के बाद महाजनपद। तो हम इन महाजनपद यानी सभी जनपदों को मिलाकर के क्या बना, महाजनपद बना। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो महाजनपद काल है, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले हमें बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय से हमें जो है महाजनपदों के बारे में, जनपद काल के बारे में जानकारी हासिल होती है, या इनको जो है मतलब वो बताया गया है कि हाँ महाजनपद काल थे, ठीक है। और हमें इनके बारे में, महाजनपद काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनका जो उल्लेख मिलता है क्या कि एक जैन ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी हमें जो है महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाता है कि जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसके अनुसार जो है 16 महाजनपद थे और 10 गण राज्य थे। 16 महाजनपद थे और 10 गण राज्य थे। यदि इन 10 गण राज्यों की और 16 महाजनपदों की हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो निकल कर आया था वो निकल कर आया था मगध। और मगध से ही हमारा राजशाही राजतंत्र जो है शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले महाजनपद का काल, महाजनपद का नाम, ये यहाँ पर नाम लिखा। उसके बाद है इसकी राजधानी के, इसकी राजधानी क्या थी। उसके बाद है स्थिति, यानी ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला महाजनपद जो आता है उसका नाम है अंग। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, और चंपा वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। अगला मगध, अगला महाजनपद का दूसरे नंबर पर मगध। मगध की राजधानी थी राजगिरा या गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगिरा भी इसकी राजधानी रही। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पटना में। और पटना में भी कहा, पटना कहाँ, दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण बिहार में जो पड़ता है पटना, वहां पर। तीसरा जो काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, और ये वाराणसी में है। चौथा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ये अवध यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पांचवा जनपद बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली, और वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में, यानी बिहार के मुजफ्फरनगर में, जो वर्तमान में मुजफ्फरनगर है बिहार का, वहां पर। फिर है मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और ये पड़ता है वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में। फिर है बस्त की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, इलाहाबाद ये कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। फिर है चेदी, आठवां जो महाजनपद है चेदी, चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती नगर, बुंदेलखंड में पड़ता है। 9वें नंबर का कुरु, इंद्रप्रस्थ,
कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये कहाँ पड़ता है, मेरठ और हरियाणा के मध्य पड़ता है। वैसे ही आगे हम बात करते हैं क्या कि जो अगला महाजनपद है इसका नाम है पांचाल, और पांचाल की राजधानी अही छत्र थी और ये बरेली में पड़ता है। अगला जनपद मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर, अलवर या भरतपुर इसके मध्य पड़ता है राजस्थान में। उसके बाद क्या है, सुरसैन, सुरसैन की राजधानी मथुरा थी, और मथुरा की यदि हम बात करें तो वर्तमान में क्या है, ब्रजभूमि जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अस्मक, अस्मक की राजधानी यदि हम बात करें तो पोतन या पोटली मिलती है, और वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र में। 14वें नंबर का अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, और उज्जैनी क्या पड़ता, मालवा, यानी मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और ये कहाँ पड़ता, तक्षशिला वर्तमान में बिहार में। आगे हम बात करेंगे कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, और ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर या पाक अधिकृत क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो थे हमारे ये 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों की राजधानी आपसे पूछ लेगा, इधर दे देगा जनपद का नाम, उसकी राजधानी पूछ लेगा कि मगध की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी क्या है, और अंग की राजधानी तो बहुत ही पूछी जाती है। अंग की राजधानी चंपा, या चंपा किस महाजनपद काल की राजधानी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, मगध राज्य को लेकर के। जैसे कि अभी हमने जाना 16 महाजनपदों के बारे में, और यदि हम बात करें इन 16 महाजनपदों की, तो इन 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली जनपद जो निकल के आया वो कौन निकल के आया, मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद जो निकल के आया तो वह था मगध। और मगध की यदि हम बात करें तो मगध के साम्राज्य और उत्थान पर हम चर्चा करेंगे। फिर इन 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारत का जो महाजनपद मिलता वह था अस्मक, और अस्मक महाजनपद जो था वो कहाँ पर था, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मगध के उत्थान की, मगध के साम्राज्य की। ठीक है, मगध, मगध का उत्थान, उत्थान यानी मगध राज्य का उत्थान कैसे होता है, या मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर के कैसे आता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ क्या मगध के उत्थान के बारे में। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझे जो मैं बना रहा हूँ, क्या कि यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी है ये, गंगा। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी, और गंगा नदी की यदि हम बात करें तो भारत की जो है क्या है, पवित्र नदी है। और यहाँ पर एक नदी और निकल के आती है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, ये कौन सी नदी है, सोन नदी। और ये और एक नदी निकल के आ रही है, इस नदी का नाम है क्या, चंपा, चंपा या चंबा नदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना कि ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था ये क्या था, मगध था। यहाँ पर जो है मगध राज्य था। और यदि हम बात करें मगध यानी इसके दक्षिण में जो है एक पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, यह पर्वत श्रृंखला थी जिसको कह दिया गया था क्या, विंध्याचल की श्रेणी है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। अब देखिए समझ लीजिए इसे, क्या समझेंगे हम समझ रहे हैं मगध राज्य का उत्थान। मगध राज्य के उत्थान की यदि हम बात करें तो इसके उत्तर में हो गई क्या, गंगा नदी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, मगध के उत्तर में, उत्तर में कौन सी नदी हो गई, गंगा नदी, उत्तर में गंगा नदी। और यदि हम बात करें दक्षिण में तो इसके दक्षिण में कौन हो गई, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई। और यदि हम बात करें इसके पश्चिम में तो पश्चिम में कौन सी नदी हो गई, पश्चिम में ये हो गई सोन नदी, पश्चिम में सोन नदी। और यदि हम बात करें इसके पूर्व में तो पूर्व में गंगा के साथ हो गई आपकी चंपा नदी, पूर्व में चंपा या चंबा नाम भी इसका मिल जाता है, चंबा नदी। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर तो गई गंगा नदी, यहाँ पर सोन नदी, यहाँ पर चंबा नदी, और इनके बीच में किसके, गंगा और सोन के, गंगा और सोन के बीच का जो दोआब क्षेत्र था यहाँ पर था मगध राज्य। ठीक है ना।
अब मगध राज्य क्या, यहाँ से आक्रमण का खतरा नहीं था कि नदी पार करनी पड़ती। यदि कोई राजा मगध पर आक्रमण करने के लिए आएगा तो उसको नदी पार करनी पड़ेगी। इधर क्या है, सोन नदी, और इधर क्या है, विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां। तो यहाँ पर जो है किन्हीं दूसरे राजाओं के आक्रमण से जो है खतरा नहीं था, इसलिए ये सुरक्षित था। विंध्याचल की श्रेणियां थी इसके दक्षिण में। अब हम बात करते हैं कि मगध का उत्थान होने का और मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, गंगा दोआब का क्षेत्र, ठीक है, यानी गंगा गंगा व सोन का दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। दोआब किसे बोलते हैं भाई, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जहां पर दोआब क्षेत्र होगा तो दोआब क्षेत्र में क्या होगी, तराई। जब दोआब क्षेत्र में तराई होगी तो तराई क्षेत्र में क्या होगा, पानी। जब तराई क्षेत्र में पानी होगा तो जहां पर पानी होगा वहां पर सबसे अच्छा क्या होगा, कृषि। तो यहाँ पर क्या होगी, कृषि। और जब कृषि होगी तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होने के कारण राजा क्या लगाएगा, कर। तो यहाँ पर राजा क्या लगाएगा, कर। और जब कर राजा लगाएगा तो उसके किस चीज में बढ़ोतरी होगी, राजस्व में, उसके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और जब राजस्व में बढ़ोतरी होगी तो वह किस चीज का विस्तार करेगा, सेना का। वह किस चीज का विस्तार करेगा, सेना का। और जब सेना का विस्तार कर लेगा तो उसका साम्राज्य कैसा चलेगा, अच्छा। साम्राज्य कैसा चलेगा, अच्छा। तो दोस्तों ये मुख्य कारण था मगध के उत्थान का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मगध के उत्थान को लेकर के कि मगध के उत्थान से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा मगध था, मगध पर किन किन राजाओं ने, किस किस राजवंश ने शासन किया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा मगध राज्य है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो मगध का उल्लेख, मगध का जो उल्लेख मिलता है, तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि इसका अथर्व अथर्व वेद में, अथर्व वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ की यदि हम बात करें तो अंगुत्तर निकाय में भी इसका उल्लेख मिलता है। और यदि हम बात करें जैन ग्रंथ की तो भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। और यदि हम बात करें तो पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाभाष्य इसका, ये पतंजलि का, इसमें भी उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा मगध है इसके और अन्य नाम क्या क्या थे, अन्य नाम। तो देखिए, मगध को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। और किन किन नामों से जाना जाता है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या, मगधपुर, मगधपुर। फिर मिलता है क्या, माधपुर या माधवपुर। फिर क्या मिलता है यहाँ पर, बसुमती। फिर क्या मिलता है यहाँ पर, बृहद्रथपुर, बृहद्रथपुर। फिर क्या मिलता है, कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर। और इसका जो है ऋग्वेद में भी हमें उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो मिलता है हमें, वो मिलता है कीकट, कीकट या किराट, कीकट या किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है, जैसे कि हमने जाना कि जो मगध साम्राज्य है या मगध राज्य महाजनपद काल था, इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, और इसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर क्या है, मगध के अन्य नाम माधवपुर, बसुमती, बृहद्रथ। और बृहद्रथपुर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजा जो था वो बृहद्रथ वंश का बृहद्रथ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है क्या, कि मगध का एक क्षेत्र होता है कीकट या किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है।
और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि प्रगंध नाम का एक राजा यहाँ पर राज्य करता था। क्या नाम था राजा का? प्रगंध नामक राजा राज करता था। अब हम बात करेंगे आगे क्या कि कौन कौन से राजवंश हुए हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो मगध पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे उनका मैं नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 मगध पर जो शासन किया उसका नाम था नंबर 1 बृहद्रथ। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि किस वंश ने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक राजवंशों के योगदान की। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रारंभिक राजवंशों का योगदान। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले मगध पर कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो पहले नंबर की यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे कई बार ये बताया जाता है कि सबसे पहले जो था वह बृहद्रथ वंश था। उसके बाद क्या आया? हर्यक वंश आया, और हर्यक वंश के बाद क्या आता है आपका? नागवंश, और नागवंश के बाद नंदवंश, और नंदवंश के बाद मौर्य वंश। ठीक है, तो मैं सबको लिख देता हूँ कि किन किन राजवंशों ने मगध पर शासन किया। नंबर 1 आ गया आपका बृहद्रथ वंश, और नंबर 2 पर आ गया आपका हर्यक वंश। और नंबर 3 पर जो आता है उसका नाम है नागवंश। और नंबर 4 पर जो आता है उसका नाम है नंदवंश, और नंबर 5 पर जो आता है उसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 राजवंश ऐसे हुए जिन्होंने मगध पर शासन किया। और मगध के शासन की यदि हम बात करें तो हम यहाँ से सबसे पहले आज पढ़ेंगे बृहद्रथ वंश को, और बृहद्रथ वंश को पढ़ने के बाद जानेंगे यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, बनते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इसके टाइम की, तो इसका टाइम अज्ञात है। अज्ञात का मतलब इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। निश्चित टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले भारत के कालक्रम के निर्धारण की यदि हम बात करें तो यूनानी आक्रमण 2300 यानी 330 या 320-26 के आसपास 326 के आक्रमण से जो है भारतीय कालक्रम का निर्धारण किया गया। यानी हम बात करें कि जब तक यूनानियों ने हमारे भारत पर आक्रमण नहीं किया उससे पहले का कालक्रम जो है निश्चित नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बृहद्रथ जो राजवंश था उसका टाइम यहाँ पर निश्चित नहीं है, यानी अज्ञात है। इसके बाद अगले राजवंश की यदि हम बात करें, जैसे कि आपको मालूम होगा क्या हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का यहाँ पर टाइम मिल जाता। तो मैं एक एक करके सबका टाइम यहाँ पर लिखने वाला हूँ, आप लोग जो है ध्यान पूर्वक इसको समझ लीजिएगा। क्या जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या इधर लिखा मैंने वंश का नाम, और यहाँ पर समय, और यहाँ पर लिखा कौन? संस्थापक। ठीक है, क्या सबसे पहले जो मगध पर शासन करने वाला राजवंश था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश का टाइम जो है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अज्ञात, और इसका जो संस्थापक था बृहद्रथ वंश का उसका नाम था बृहद्रथ। फिर बात करते हैं नंबर दूसरा जो वंश था वह था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो टाइम हमें मिलता है 545 से 412 ईसा पूर्व का टाइम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है, प्रथम संस्थापक होता है भट्टिय। और भट्टिय की यदि हम बात करें तो ये तो संस्थापक होता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो होता है वह बिंबिसार होता है। ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार होता है। उसके बाद तीसरा जो राजवंश है यहाँ पर उसका नाम है नागवंश, और नागवंश का टाइम जो होता है वो 412 से 344 ईसा पूर्व होता है। और शिशु नाग जो होता है वह इस वंश का संस्थापक होता है। चौथा जो राजवंश मिलता है वह नंदवंश, और नंदवंश के टाइम की यदि हम बात करें तो 344 से 323 ईसा पूर्व होता है। और नंदवंश का जो संस्थापक होता है वह महापद्म नंद होता है। फिर पांचवा जो मिलता है वो हमें मौर्य वंश मिलता है, और मौर्य वंश का जो टाइम होता है वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व होता है। कहीं कहीं किताबों में 186 184 भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ये प्रमाणिक है और सही है। यानी मौर्य वंश का जो टाइम होता है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व होता है, और इसका जो संस्थापक होता है वह चंद्रगुप्त मौर्य होता है। तो यहाँ पर अभी आपने जाना क्या जाना कि राजवंश का नाम, उसका समय, और यहाँ पर संस्थापक।
अब हम बात करेंगे एक एक राजवंश को लेकर के, और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बृहद्रथ वंश की। क्या बात करेंगे, सबसे पहले सुन लीजिए क्या, बृहद्रथ वंश जो था ये मगध पर सबसे प्राचीन वंश था। मगध पर राज करने वाला सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश, और जिसकी स्थापना की थी बृहद्रथ नाम के व्यक्ति यानी राजा ने। ऐसा बताया जाता है कि जो बृहद्रथ था इसके कोई संतान नहीं थी, यह संतानहीन था, तो संतान से बहुत ही ज्यादा ये परेशान था। फिर क्या होता है कि यह जो है परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है, उस गुरु के पास जाकर अपना सारा हाल सुनाता। गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी जो है ना इससे मतलब इसकी भक्ति से खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद जो होते हैं इसे जो है एक यज्ञ करने की सलाह देते हैं। तो यह जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ हवन कुंड से एक जो है राक्षसी उत्पन्न होती है, जिसका नाम होता है राजसी। राजसी राक्षसी उत्पन्न होती है, और वह राजसी राक्षसी जो होती है वह क्या काम करती है, इनको एक फल देती है, या ऐसा समझ लीजिए कोई अमृत जैसी चीज देने की देती है, वह कुछ खाने के लिए देती है, ये समझ लीजिए फल देती है। और फल देने के उपरांत क्या होता है कि इसकी जो है ना, ये कहते हैं वो राक्षसी के इसको अपने रानी को खिला दे, और यह जो है उससे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु होता क्या है कि जो बृहद्रथ होता है इसकी दो रानी होती हैं, और वो फल जो है दोनों रानी आधा आधा खा लेती हैं, तो उससे जो है उत्पत्ति होती है, यानी प्राप्त होता है कौन, जरासंध। ठीक है, जरासंध उत्पन्न होता है। और यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा क्या कि जो जरासंध था वह जो है श्री कृष्ण से अनेक बार युद्ध लड़ता है और पराजित हो जाता है, और अंत में क्या होता है कि जरासंध का युद्ध होता है किससे, भीम से। ऐसा हमें भगवत गीता में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या कि जरासंध से जो है अंत में युद्ध होता है किससे, भीम से। जो पांडव पुत्र भीम होते हैं उनसे युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात क्या होता है कि भीम जो है इसको धरती पर पटकते हैं और इसको बीच में से फाड़ देते हैं, परंतु ये फिर क्या होता था, धीरे 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 जो है एक जगह एकत्रित होता है और ये है चिपक जाता था, यानी फिर से जीवित होता था। भीम बहुत परेशान होते हैं, भीम इसको जो है बीच में से फाड़ देते हैं, आधा बीच में से आधा इस तरह से, आधा इधर घेर देते हैं आधा इधर घेर देते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है जुड़ जाता था। फिर अंत में क्या होता है कि श्री कृष्ण जो है भीम को इशारा करते हैं, और क्या इशारा करते हैं कि जब इसको बीच में से फाड़ देते हैं तो एक साइड जो है इधर को फेंक देते हैं और एक साइड इधर को, तो पलट के उल्टा उल्टा घेर देते हैं, तो फिर ये है जुड़ नहीं पाता। अंततः मल्ल युद्ध में भीम के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बृहद्रथ वंश से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पर अब लिखते हैं। ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बृहद्रथ की, यानी जो बृहद्रथ वंश होता है, बृहद्रथ वंश। ठीक है, क्या इसका संस्थापक, इसका जो संस्थापक होता है वह कौन होता है, बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका संस्थापक होता है, किसका, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन होता है, बृहद्रथ। उसके बाद हम बात करते हैं बृहद्रथ की। तो बृहद्रथ के पिता का नाम क्या मिलता है, बृहद्रथ का जो पिता होता है उनका नाम मिलता है वसु। बृहद्रथ का जो पिता होते हैं उनका नाम मिलता है वसु। और यदि हम बात करें बृहद्रथ की कि और बृहद्रथ से क्या प्रश्न बनते हैं कि बृहद्रथ ने अपनी जो राजधानी बनाया था, राजधानी वो बनाया था गिरि ब्रज को। गिरि ब्रज जो थी इसकी राजधानी थी, और बृहद्रथ जो था यह संतानहीन था, संतानहीन था, यानी इसका कोई भी पुत्र नहीं था। लेकिन क्या होता है, जरा राक्षसी नाम से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी जरा राक्षसी के वरदान से एक पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम जो होता है जरासंध होता है। पुत्र जरासंध, पुत्र जरासंध, जरासंध होता है। और यदि हम बात करें तो जैसे कि इसके पिता का नाम क्या था, वसु, और वसु के नाम पर ही मगध का नाम जो है वसुमतीपुर या वसुपुर भी मिलता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके जरासंध की, तो जो इस वंश का प्रतापी राजा होता है, कौन सा, बृहद्रथ वंश का प्रतापी राजा, वंश का जो प्रतापी राजा होता है उसका नाम है जरासंध, जरासंध। और यदि हम बात करें जरासंध की, तो जरासंध से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि भगवत पुराण के अनुसार इसने जो है
भगवान श्री कृष्ण के साथ अनेकों युद्ध करे थे, परंतु उन युद्धों में ये जो था पराजित हो जाता था। तो मैं लिख देता हूँ, भगवत पुराण के अनुसार, भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण से अनेक युद्ध किए, परंतु क्या हुआ, यह पराजित हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि पांडव पुत्र भीम के हाथों ये जो होता है मल्ल युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। यानी भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा जाता है, ठीक है, मारा जाता है। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि इस वंश से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब प्रश्न बनता है क्या, इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है। तो अंतिम शासक होता है इसका, अंतिम शासक, उसका नाम देखने के लिए मिलता है रिपुंजय या रिपुजन्य, ठीक है। और रिपुजन्य की यदि हम बात करें तो इसका एक सामंत होता भट्टिय, और इसके हाथों इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, और हत्या कर देता है किसकी, रिपुजन्य की, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपको ज्ञात है क्या कि जो बृहद्रथ वंश होता है, इसका अंतिम शासक जो होता है वह कौन होता है, रिपुंजय या रिपुजन्य होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि रिपुजन्य की हत्या जो कर देता है इसका सामंत जो है भट्टिया कर देता है। ये यहाँ पर कई किताबों में ये भी लिखा है कि जो रिपुजन्य होता है इसकी हत्या कौन कर देता है, पुलिक कर देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि रिपुजन्य का जो सामंत होता है, सामंत मतलब जो है क्षेत्र का मालिक होता था, मैं बता दूंगा इसको भी। तो सामंत जो होता है भट्टिया होता है, भट्टिया इसकी हत्या करके जो है अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा देता है, और उसकी हत्या जो है वो पुलिक कर देता है। पुलिक इसकी हत्या कर जो है किसको गद्दी पर बैठा देता है, बिंबिसार को, ठीक है। और बिंबिसार जब मगध की गद्दी पर बैठ जाता है तो वह स्थापना कर देता है एक नए वंश की, और उस नए वंश का नाम होता है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है, बिंबिसार करता है। और बिंबिसार के स्थापना करने के बाद जो है हर्यक वंश आता है। और हर्यक वंश के यदि हम टाइम की बात करें तो हर्यक वंश जो होता है 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलता है। अब हम बात कर रहे हैं हर्यक वंश के शासकों के क्रम में। तो हर्यक वंश का जो शासक होता है, यानी पहले आता है भट्टिया, और भट्टिया की यदि हम बात करें 545 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व, यानी एक वर्ष के लिए यह जो है क्या करता है, शासन करता है। फिर उसके बाद जो है गद्दी पर कौन आया था, बिंबिसार। और बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक जो है शासन करता है। और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु जो है यहाँ शासन करता है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और उदयन जो है 459 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और उदयन के बाद उसका पुत्र आता है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद उसका पुत्र मुंड, मुंड के बाद नागदशक, और नागदशक जो होता है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। यदि हम बात करें अंतिम इन तीन शासकों के, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, तो इनका अंतिम शासन टाइम जो चलता है 432 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो हर्यक वंश होता है ये पितृहंता वंश होता है। पितृहंता वंश का मतलब ये है जितने भी शासक हुए अपने पिता की हत्या करने के बाद शासक बने हैं। जैसे यदि हम बात करें क्या कि बिंबिसार की हत्या करी किसने, अजातशत्रु ने, गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु की हत्या करी उसके पुत्र उदयन ने, गद्दी पर बैठा। उदयन की हत्या करी उसके पुत्र अनिरुद्ध ने, गद्दी पर बैठा। अनिरुद्ध की हत्या मुंड ने, और मुंड की हत्या किसने करी, नागदशक ने। और हत्या करने के बाद ये जो है किस पर बैठे, गद्दी पर बैठे। तो इतिहास में से प्रथम ऐसा राजवंश था ये इतिहास में जिसे पितृहंता राजवंश कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश की। तो जैसे कि आपको ज्ञात है हर्यक वंश का संस्थापक, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, भट्टिय था। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था।
वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसने जो है ना अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? बिंबिसार ने जो साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई थी वह क्या थी? वैवाहिक संबंध थे। यानी ऐसा जो है हमें बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में ये मिलता है क्या? बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, आज के समय में तो एक ही नहीं संभालती तो 500 को कैसे संभालेगा? टैलेंट था भाई बंदे में। तो बौद्ध ग्रंथ महावग्गा से हमें जानकारी प्राप्त होती है क्या? कि जो बिंबिसार था इसकी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। यानी वैवाहिक संबंधों के कारण इसने जो है अपने राज्य का विस्तार किया। किसने किया विस्तार? बिंबिसार ने। तो बिंबिसार जो होता है वो जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक होता है। ठीक है, कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार। कारण साम्राज्य विस्तार था। फिर हर्यक वंश को भारतीय इतिहास का पितृहंता राजवंश कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता राजवंश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो बिंबिसार होता है प्रथम वास्तविक शासक होता है और संस्थापक के रूप में यह जो है वृद्ध साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, क्या साम्राज्य के लिए इसने विस्तार के लिए जो नीति अपनाई, विस्तार की नीति वो जो है विवाह या वैवाहिक संबंध स्थापित करे। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और यदि हम बात करें क्या ऐसा बताया जाता है कि जो हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार के साम्राज्य में 80 राज्य शामिल थे। कितने राज्य शामिल थे? 80 राज्य शामिल थे। और यदि हम बात करें यहीं पर बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में यहाँ पर लिख देता हूँ, बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में बिंबिसार की 500 पत्नियों या रानियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, 500 पत्नियां या 500 रानियां किसकी थी? बिंबिसार की। और ऐसा लिखा बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जैसे कि अभी आपको ज्ञात हुआ कि इसने साम्राज्य की नीति को जो अपनाया था वह क्या अपनाया था? वैवाहिक संबंध। और यदि हम बात करें साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला भारतीय प्रथम शासक कौन था? वह बिंबिसार था। यानी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला, साम्राज्य नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो था वह कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद प्रश्न क्या बनता है बिंबिसार के संदर्भ में कि जैन ग्रंथों में बिंबिसार का नाम मिलता है, वह नाम मिलता है श्रोणिक। जैन ग्रंथों में बिंबिसार का नाम क्या मिलता है? श्रोणिक मिलता है। ठीक है, तो आपसे कई बार यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंबिसार का अन्य नाम क्या मिलता है? श्रोणिक। उसके बाद यदि हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था। यानी महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था। समकालीन का मतलब है कि उनके टाइम में यह था। और यदि हम बात करें क्या कि यह जो है जैन धर्म का क्या था? अनुयायी
अनुयायी था। और यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म का क्या था, ये उपासक था। यानी दोनों धर्मों से पता हमें ये चलता है कि जैन धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का उपासक था। इसीलिए ये जो है प्रश्न बनता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए ने राज्य का विस्तार करने के लिए। फिर प्रश्न बनता है कि इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, इसने अपनी राजधानी जो है राजगृह को बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राजधानी किसे बनाया था, राजगृह को। यानी प्रथम राजधानी जो इसकी मिलती है वह है राजगृह मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख विभाग कौन कौन से थे। प्रमुख विभाग यानी पत्नियों की यदि हम बात करें तो प्रमुख विभाग कौन कौन से थे। ठीक, जैसे ये हो गया आपका मगध राज्य। ठीक है, ये आपका मगध हो गया। और मगध यहाँ पर कौन बैठा है, बिंबसार बैठा है। ठीक है, तो बिंबसार की पत्नियों की यदि हम बात करें तो यहाँ उत्तर में पड़ता था वैशाली, और वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। यानी यहाँ पर क्या था, वैशाली। और वैशाली की यदि हम बात करें तो लिच्छवी वंश था वैशाली में। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन, चेटक की जो बहन होती है उसका नाम मिलता है चेलना या बातापी। चेलना से ये क्या करता है, अपना विवाह करता है। तो एक तो पत्नी आ गई इसकी कौन, चेलना या चेलना। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक नगर पड़ता है जिसका नाम है कौशल। कौशल की यदि हम बात करें तो कौशल नरेश होता है प्रसन्नजीत। और प्रसन्नजीत की जो बहन होती है वह होती है कौशला देवी। और कौशला देवी से ये क्या करता है, विवाह करता है। ठीक है, कौशल नरेश कौन होता है, प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से ये क्या करता है, विवाह करता है। और विवाह के उपरांत इसे दहेज में क्या मिलता है, काशी। दहेज में क्या मिलता है, काशी। दहेज में इसे काशी मिल जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक राज्य होता है भद्र। और भद्र कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। यानी भद्र और भद्र पड़ता है पंजाब में। तो यहाँ पर भी विवाह स्थापित करता है। यहाँ की राजकुमारी होती है क्षेमा। राजकुमारी होती है क्षेमा। और क्षेमा से भी ये क्या करता है, विवाह करता है। और जब विवाह कर लेता है तो ये इसकी क्या बन जाती है, पत्नी। और यदि हम बात करें यहाँ दक्षिण में नीचे तो इधर पड़ता है क्या, अवंती। यहाँ पड़ता अवंती। और यदि हम बात करें अवंती तो अवंती का शासक कौन होता है उस समय, प्रधोत होता है। प्रघोत या प्रधोत शासक, प्रघोत शासक होता है। प्रघोत शासक की यदि हम बात करें तो इससे जो होता है ये अपनी मित्रता कर लेता है। ठीक है, इससे ये अपनी मित्रता कर लेता है। या हम बात करते हैं जो प्रघोत होता है पांडुरोग प्रिय, इसका नाम भी मिलता है। ठीक है, तो बिंबिसार ने ऐसा बताया जाता है कि जो प्रघोत होता है यह जो है एक बार बीमार पड़ता है। और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है कि अपने राज्य वैद्य जीवक को यहाँ पर भेजता है। और ये उसको भेजने के कारण इसका स्वास्थ्य सही हो जाता है। जब स्वास्थ्य सही हो जाता है तो यह जो है उससे क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मगध है, इधर 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 चारों तरफ से जो है अपने इसने साम्राज्य की क्या कर ली, मजबूती और रक्षा जो है कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना विशाल और शक्तिशाली राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया, कौन, मगध। अब इससे आगे क्या क्या और प्रश्न बनते हैं बिंबिसार के बारे में, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो इसके बाद क्या प्रश्न बनते हैं कि जैसे बिंबिसार होता है, बिंबिसार का एक पुत्र होता है जिसका नाम है अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन होता है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु की यदि हम बात करें तो यह जो है अपने पिता की हत्या कर देता है। और पिता की हत्या करने के बाद ये जो होता है गद्दी पर बैठता है। 491 ईसा पूर्व में यह हत्या कर देता है, किसकी, बिंबिसार की हत्या।
491 ईसा पूर्व में ये इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बताता हूँ क्या, कि जो बिंबिसार होता है इसकी शादी होती है चेलना से, और चेलना से शादी होने के कारण चेलना दहेज में लाती है एक हाथी को, और हाथी का नाम होता है सेचनक, यानी हाथी का नाम होता है सेचनक। सेचनक हाथी होता है, इसे जो है ये दहेज में लाती है। फिर क्या होता है कि जो बिंबिसार होता है, बिंबिसार को चेलना से 2 पुत्र होते हैं। बिंबिसार को चेलना से 2 पुत्र होते हैं, हेल और बहेल। ठीक है, हेल और बहेल 2 पुत्र होते हैं बिंबिसार के, और चेलना से होते हैं ये, यानी चेलना से 2 पुत्र, चेलना से 2 पुत्र होते हैं, हेल और बहेल, हेल और बहेल। हेल और बहेल 2 पुत्र होते हैं चेलना से। होता क्या है कि इसकी मृत्यु के बाद हेल और बहेल जो होते हैं वह अपने नाना के यहाँ चले जाते हैं। हेल और बहेल जब अपने नाना के यहाँ चले जाते हैं तो नाना के चले जाने के साथ ये क्या ले जाते हैं, अपने साथ जो है सेचनक हाथी को ले जाते हैं, और 18 लड़ियों का हार होता है उसको भी ले आते हैं। इस हाथी की विशेषता ये थी कि ऐसा बताया जाता है कि हाथी जो है पुष्प वर्षा करता था, यानी अपने सूंड में पानी भरा, और पानी भरने के कारण यह जो है पुष्प वर्षा करता है। तो अजात शत्रु क्या काम करता है, अजात शत्रु जो है ना अपने मतलब जो है इस मतलब 18 लड़ियों के हार को और सेचनक हाथी को वापस लेने के लिए वैशाली के साथ लंबा संघर्ष करता है, और वैशाली के साथ जब लंबा संघर्ष करता है तब इसको कोई सफलता हासिल नहीं मिलती है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये लंबा संघर्ष करता है तो काशी दहेज में दे देता है। कौन, प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत से जो है काशी को, यह है प्रसन्नजीत काशी को वापस लेता है। उसके बाद यदि हम बात करें अजात शत्रु की, तो अजात शत्रु के बारे में हम पढ़ेंगे कल, और कल अजात शत्रु से हम आगे का टॉपिक जो है अगला वीडियो शुरू करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, कल आपसे फिर रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।